हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल D SSSB आज की क्लास में हम 7th क्लास पॉलिटी एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर है समानता यानी इक्वालिटी। जो समानता है वो लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, यानी कि जो एडल्ट फ्रेंचाइज का जो आइडिया है वो इक्वालिटी के आइडिया पे बेस्ड है। दलित शब्द है जिसका अर्थ है कुचला हुआ या टूटा हुआ, यानी जिसको शोषित किया गया है और जिसको दबाया गया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक बुक या एक स्टोरी है जूठन, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनमें जो नंबर 2 है उसका एम है भूखमरी समाप्त करना। राइट टू इक्वालिटी को शासन ने 2 तरह से लागू किया है। फर्स्ट है कानून के द्वारा, सेकंड है पब्लिक पॉलिसी या गवर्नमेंट स्कीम्स द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। यानी कि एक तो कानून बना के कि कानून के नज़रिए में कानून के समक्ष सभी समान हैं, और दूसरा पब्लिक पॉलिसीज के थ्रू उस इक्वालिटी को व्यवहार में लाने के लिए, यानी कि उनको बराबर के स्तर पे लाने के लिए इकोनॉमिकली सोशली पब्लिक पॉलिसीज के थ्रू पब्लिक वेलफेयर करके राइट टू इक्वालिटी को लागू करने का प्रयास किया गया है। जो मिड डे मील है वो सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ हुआ। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिड डे मील इंडिया में सबसे पहले कौन से स्टेट में लागू किया गया या शुरू किया गया। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए थे। कब? 2001 में। किसको? मिड डे मील को 6 महीने के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए गए थे। अब एक डॉक्टर अंबेडकर की एक कोटेशन है कि अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। जो हमारे टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उसमें एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और कोटेशंस भी उसमें पूछ ली जाती हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है 1 दिसंबर 1955 को रोजा पार्क्स ने गोरे व्यक्ति को सीट देने से मना कर दिया था। ये इंसिडेंट हुआ था और इस दिन से नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था, यानी कि सिटीजन राइट्स मूवमेंट शुरू हुआ था 1 दिसंबर 1955 से। ये एक लेडी थी रोजा पार्क्स, इन्होंने गोरे व्यक्ति को सीट देने से मना कर दिया था, तो ये सिटीजन राइट्स मूवमेंट शुरू हुआ था इस इंसिडेंट के बाद से। यानी कि अ, अ, कि ये आंदोलन का उद्देश्य ये था कि स्किन कलर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए किसी भी व्यक्ति के साथ, और जो काले और गोरे दोनों रंग के व्यक्ति हैं उनको देश में नागरिक का दर्जा दिया जाए और उनके साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। दोनों की डिग्निटी, दोनों को सम्मान के नज़रिए से देखा जाए और एज ए ह्यूमन सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट समझी जाए। 1964 के नागरिक अधिकार एक्ट ने नस्ल, धर्म व राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। अब देखिए, ये जो नागरिक अधिकार आंदोलन है ये शुरू हुआ था 1 दिसंबर 1955 को, और ये एक्ट बन गया था, यानी कि कानून बन गया था नागरिक अधिकार एक्ट 1964। यानी कि 1955 में ये आंदोलन शुरू हुआ और 1964 में ये एक्ट बन गया। किस किस बेस पे इन्होंने भेदभाव को निषेध किया है? नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल। अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे। इस एक्ट में ये प्रावधान किया गया कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे। उन्हें अलग या विशेष स्कूलों में जो उनके लिए बनाए गए हैं उनमें नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि सब बच्चों को समान स्कूल्स में पढ़ने का अधिकार दिया जाएगा।
नागरिक अधिकार आंदोलन 1950 के दशक के अंत में शुरू हुए थे और इनकी मांग थी नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग। अब है दिव्यांगजन अधिकार एक्ट। ये बना 2016 में और इसमें क्या क्या प्रावधान थे। निशुल्क शिक्षा यानी कि फ्री एजुकेशन दिव्यांगजनों के लिए एक्ट बना 2016 में। स्कूलों की मुख्य धारा में सम्मिलित करना है और सभी पब्लिक प्लेसेस यानी कि जो सार्वजनिक स्थल हैं, भवन, स्कूल आदि में ढलान बनाए जाने चाहिए। यानी कि जो विकलांग हैं, जो जिनके हाथ पैर प्रॉपरली काम नहीं करते, उनकी लाइफ को इजी बनाने के लिए रैंप्स बनवाए जाने चाहिए ताकि वो आसानी से चढ़ उतर सकें किसी भी जगह से, और वो जहाँ जाना चाहते हैं उनको वहाँ आसानी से पहुँचने में मदद मिल पाए। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हमारा सेकंड चैप्टर है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका यानी कि रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। स्वस्थ होने का मतलब है बीमारियों व चोट से मुक्त रहना। अब ये एक इसमें फैक्ट दिया हुआ है, ये हमें अपडेट करने की ज़रूरत है कि भारत में सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज हैं और सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं ईयरली। भारत विश्व का दवाइयाँ निर्मित करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। ये जो फैक्ट है इसको भी हमें अपडेट करने की ज़रूरत है। संचारणीय बीमारियां यानी कि जो फैलने वाली बीमारियां हैं वो पानी द्वारा एक से दूसरे को लगती हैं और 21% जो संचारणीय बीमारियां हैं वो जल जनित यानी कि जल से फैलती हैं। और इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन सी बीमारी का कारण क्या है, यानी कि वो कैसे फैलती है, मच्छरों से, जल से, वायु से कैसे फैलती है। तो जो जल जनित बीमारियों के उदाहरण हैं वो हैं हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस। अब ये एक केस हुआ था, जैसे हमारा फेमस केस है केशवानंद भारती जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर को मान्यता दी गई थी, वैसे ही राइट टू हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य का अधिकार जो हमें मिला है, यानी कि हमें अपना इलाज करवाने का अधिकार है। ये एक केस हुआ था हाकिम शेख, उनके केस के बाद ये राइट टू हेल्थ प्रोवाइड किया गया था और इसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित है। यानी कि अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, हमारा एक्सीडेंट हो जाता है या कोई कुछ और दुर्घटना हो जाती है तो हमें आकस्मिक इलाज की सुविधा गवर्नमेंट ने अब प्रोवाइड की है राइट टू हेल्थ एक्ट में। ये हाकिम शेख की स्टोरी है, वो आगे आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में एक्सप्लेन की जाएगी आगे आने वाली बुक्स में। ग्रामीण क्षेत्रों में RMP यानी कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी मिल जाते हैं। अब ये फुल फॉर्म है RMP की, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब हमने SDG 2 पढ़ा था, भूखमरी को समाप्त करना। अब है SDG 3 यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्य 3 है जो वो है उत्तम स्वास्थ्य व खुशहाली, यानी कि अच्छी हेल्थ और हेल्थ एंड हैप्पीनेस। ये है SDG 3। SDG 2 था भूखमरी समाप्त करना और SDG 3 है प्रॉपर हेल्थ एंड गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस। जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद है उसका आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता के अनुसार प्रत्येक चिकित्सक व औषधों के जेनरिक नेम ही उपचार पर्ची में लिखे जाने चाहिए। जेनरिक नेम यानी कि दवाइयों के रासायनिक नाम। दवाइयों में प्रयुक्त सामग्रियों की पहचान करने में इससे मदद मिलती है कि जो दवाई बनाने में कौन कौन सी सामग्रियों का प्रयोग किया गया है, इस काम में मदद मिलती है दवाइयों के रासायनिक नाम से। एस्पिरिन का जेनरिक नेम होता है, एस्पिरिन एक टैबलेट है, इसका जेनरिक नेम होता है एसिटाइल
सॉलिसैलिक एसिड, एसिटाइल सॉलिसैलिक एसिड। 1996 में यानी 1996 में केरल गवर्नमेंट ने पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया था। 1996 में केरल गवर्नमेंट ने पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया था। अब जो पंचायतों को फंड मिलना स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है कि वो उनको कितना शेयर देगी टोटल बजट का। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कोस्टारिका है एक देश, मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश है, यानी कि यहाँ के लोग बहुत हेल्दी पाए जाते हैं। तो इसका मुख्य कारण कोस्टारिका के संविधान में निहित है। कोस्टारिका ने ये डिसीजन लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे, यानी आर्मी नहीं रखेंगे वो, और जो पैसा है, जो बजट है, जो सेना रखने के बजाय वो पैसा हेल्थ, एजुकेशन और अन्य आधारभूत ज़रूरतों, यानी कि जो हमारी बेसिक नीड्स हैं ह्यूमन बीइंग्स की, जैसे पानी है, घर है, सफाई है, न्यूट्रिशनल फूड है, इन सब में वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो कोस्टारिका है जो वो मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश है। हमने इसका कारण जाना। जो स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान है, यानी कि हेल्थ एजुकेशन है, वो शिक्षा का ज़रूरी भाग होता है। अब इसमें एक फुल फॉर्म दे रखी है ओपीडी, जो कि मेडिकल्स हॉस्पिटल्स में होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट यानी कि बाह्य रोगी विभाग। अब हमने SDG 2 और SDG 3 पढ़ा था। जो था SDG 2 है भुखमरी को समाप्त करना, SDG 3 है गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस, यानी कि उत्तम स्वास्थ्य व खुशहाली। अब हम पढ़ते हैं SDG 6 यानी कि सतत विकास लक्ष्य 6 है, जो वो है जल व स्वच्छता। ये हमने अपने 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए। अब हम आते हैं थर्ड चैप्टर पे, जिसका नाम है राज्य शासन कैसे काम करता है, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कैसे काम कर। जो हिमाचल प्रदेश है उसमें विधानसभा की 68 सीट है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीट है? 68, 68। जो राज्य का प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। ये सीएम व राज्यपाल औपचारिक रूप से होता है। जैसे राष्ट्रपति हमारे देश का राष्ट्र का प्रमुख होता है औपचारिक रूप से, संवैधानिक रूप से, वैसे ही राज्य का प्रमुख होता है राज्यपाल। ये सीएम व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी होती है, यानी कि डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक विधायक के रूप में यानी कि एमएलए के रूप में, और एक है दूसरी मंत्री यानी मिनिस्टर के रूप में। जो विधायक होता है वो सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होता है। सरकार है वो शासन के विभिन्न विभागों व मंत्रियों से जो उनके प्रभारी हैं उन सब से मिलके सरकार बनती है। शासन के विभिन्न विभागों व मंत्रियों से जो उनके उन विभागों के प्रभारी हैं उनसे मिलकर सरकार बनती है। और जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री है, वो सामूहिक प्रमुख होता है। सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं उनसे मिलकर ही विधायिका बनती है। हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं अपने फोर्थ चैप्टर पे। अब एक सामोआ द्वीप है, एक आइलैंड है। ये इसकी डायरेक्शन बता रखी है कि ये प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित है। सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित है। स्त्रियों व पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी असमानता है, जो वो एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है, यानी कि एक बहुत बड़ा सोशल सिस्टम है। और जो मैन वेमेन इनइक्वालिटी है वो उस एक बड़े सोशल सिस्टम का भाग है। इसके समाधान हेतु जो इनइक्वालिटी है इसके सॉल्यूशन के लिए शासकीय स्तर पर प्रयास होने चाहिए, यानी कि जो इसको ख़त्म करने के लिए जो प्रयास है वो रूलिंग पार्टी को, यानी कि जो
पार्टी अभी सत्ता में है उसको करनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए व इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। अब हमने 3 एसडीजी गोल्स पढ़े। एसडीजी जो 2 है वो है भुखमरी को समाप्त करना, एसडीजी 3 है वो है गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस, और एसडीजी 6 है वो है जल व स्वच्छता। अब हम एसडीजी 5 के बारे में पढ़ते हैं जो है जेंडर इक्वालिटी, यानी कि लैंगिक समानता कौन से एसडीजी गोल में है, एसडीजी 5। यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी यानी कि क्रैच की सुविधा देनी होगी, यानी कि उनके बच्चों के लिए केयर टेकर अवेलेबल करवाए जाएंगे। हमारा 4th चैप्टर हुआ कंप्लीट। अब हम आते हैं 5th चैप्टर पे। जो झारखंड की लक्ष्मी लाकरा हैं वो नॉर्थ रेलवे की पहली महिला इंजन चालक हैं। अब हम पढ़ते हैं रमाबाई के बारे में। रमाबाई एक विदुषी थी संस्कृत की। इनको पंडिता की उपाधि दी गई थी क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो है वो नेट के का PYQ है। ये इस यानी कि नेट पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पंडिता रमाबाई को पंडिता की उपाधि क्यों दी गई। तो ये दी गई थी क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ से हमें ये NCERT की एग्ज़ाम्स में वैल्यू समझ में आती है कि अ, सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स में और नॉन टीचिंग एग्ज़ाम्स में भी NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1898 यानी कि 98 में पुणे के पास एक खेड़गांव है, वहाँ पे एक मिशन स्थापित किया था रमाबाई ने, जहाँ विधवा स्त्रियों व गरीब औरतों को पढ़ने लिखने व स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी, और उनका जो ये मिशन है वो आज भी सक्रिय है। अब हम पढ़ते हैं रास सुंदरी देवी के बारे में, जो कि वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती थी, और 60 वर्ष की उम्र में रास सुंदरी देवी ने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी, और इनकी आत्मकथा का नाम था आमार जीबोन। भारतीय महिला द्वारा लिखी गई ये फर्स्ट आत्मकथा थी। किसने लिखी थी? राज सुंदरी देवी ने, जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती थी। और ये अमार जीबोन कौन सी भाषा में लिखी है? ये लिखी है बांग्ला भाषा में, और 60 वर्ष की उम्र में उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर मिला था। किसको? राज सुंदरी देवी को। अब हम एक और विमेन के बारे में पढ़ते हैं, रुकैया सखावत हुसैन व लेडी लैंड का सपना। ये जो रुकैया सखावत हुसैन है वो उन्हें उर्दू पढ़ना लिखना आता था, और वो बांग्ला व अंग्रेजी सीखने से उनको रोका गया था। उर्दू तो वो जानती थी लेकिन बांग्ला और अंग्रेजी पढ़ने से उनको रोका गया था। 1905 में उन्होंने एक नोवेल लिखा था, सुल्ताना का सपना। सुल्ताना का सपना किसका नोवेल है? रुकैया सखावत हुसैन, और ये लिखा गया था 1905 में। अब 1910 में कोलकाता में गर्ल्स स्कूल खोला था। किसने? रुकैया सखावत हुसैन ने, और ये आज भी चालू है। भारत में हर 10 वर्ष के में जनगणना होती है। इसमें एज, पढ़ाई, काम, इन सबको नोट किया जाता है। SDG 4 है वो है क्वालिटेटिव एजुकेशन, यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, SDG 4। और SDG 5 था जेंडर इक्वेलिटी, और SDG 6 था जल व स्वच्छता, SDG 2 था भुखमरी समाप्त करना, और SDG 3 था गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस। SDG 4 है क्वालिटेटिव एजुकेशन। अब जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन था ये शुरू हुआ था 2014 में। जो 2011 की जनगणना है उसमें ये पाया गया कि SC व ST लड़कियों की अपेक्षा
मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरा करने की संभावना कम है, यानी कि मुस्लिम से एससी व एसटी लड़कियां ज़्यादा पढ़ने का मौका उनको मिलता है। 2006 में कानून बना था, घर के अंदर शारीरिक व मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी गई थी 2006 के कानून के आधार पर, यानी कि जो हाउसवाइफ हैं या जो वर्किंग भी हैं, अगर उनके घर में उनके साथ कोई वॉयलेंस होती है फिजिकली या मेंटली, तो वो उनके पास लीगल बेस है, कानूनी आधार है, वो अपनी कंप्लेंट्स लिखवा सकती हैं और वो न्याय पा सकती हैं। अब जो फिजिकल वॉयलेंस है उसमें मारपीट ये सब आता है, लेकिन जो मेंटल वॉयलेंस है उसमें इमोशनल अब्यूज़ भी आता है, यानी कि किसी को टोंट करना, किसी को ताने मारना, ये सब। और ये कानून बना था 2006 में। अब जो 1997 यानी 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कार्य के स्थान पर व शैक्षणिक स्थानों में महिलाओं के साथ हो रही यौन प्रताड़ना यानी कि सेक्सुअल हार्शमेंट से सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। अभी घरेलू हिंसा के खिलाफ बना था कानून 2006 में, लेकिन उस घर देखो, और जो लड़कियां हैं उनको हर जगह पे उनको इनसिक्योरिटी महसूस होती है, यानी कि वो कहीं भी सेफ नहीं है, ना तो अपने घर में और ना जहाँ पे जो उनका वर्क प्लेस है, जहाँ पे वो या जहाँ पे वो पढ़ने जाती हैं, वहाँ पे दोनों जगह पे वो वल्नरेबल हैं, यानी कि उनके साथ कुछ ना कुछ गलत हो सकता है, अपने घर में भी और जहाँ पे वो जॉब करती हैं या जहाँ पे वो एक स्टूडेंट है वहाँ पे। तो जो घर में हिंसा के खिलाफ कानून बना 2006 में, और जो वर्किंग प्लेस पे होने वाली सेक्सुअल हार्शमेंट के खिलाफ अ, जो कानून बना है वो बना है 1997 में। अब जो 14 अगस्त है उसको वाघा, ये जो वाघा बॉर्डर है उसमें इंडो पाक सीमा पर सांस्कृतिक आयोजन होता है, यानी कि कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे हजारों लोग इकट्ठा होते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि जो वाघा में जो कल्चरल प्रोग्राम है वो कब होता है, कौन सी डेट को? 14 अगस्त को। हमारा 5th चैप्टर हुआ कंप्लीट। अब हम आते हैं 6th चैप्टर पे। अब जो मीडिया है, यानी कि जो हमारी मीडिया है जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी कि फोर्थ पिलर कहा जाता है, वो मीडियम शब्द का प्लूरल है और मीडियम का मीनिंग होता है माध्यम। जनसंचार माध्यम को मास मीडिया भी कहा जाता है। और जैसे जो कुछ तो प्रिंटेड मीडियम होते हैं, जैसे अखबार प्रिंट हो रखा है, पत्रिका, और कुछ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होते हैं जैसे टीवी और रेडियो। अब हम जानते हैं तकनीक या टेक्नोलॉजी है वो हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है, यानी कि हम जो टेक्नोलॉजी है, मान लो हम यूट्यूब चलाते हैं तो हम उस पर कितनी बड़ी दुनिया देखते हैं, तो उससे हमारी सोच में परिवर्तन आता है। जैसे अब ओलंपिक्स में और पैरा ओलंपिक्स में, इन सब में कितनी सारी लड़कियों ने गोल्ड मेडल जीते, तो जो लड़कियों के पेरेंट्स हैं या उनकी फैमिली हैं, जो गांव के लोग हैं, वो इन गेम्स को देख के ऐसे मोटिवेट होते हैं कि वो भी अपनी लड़कियों को पढ़ने के लिए या स्पोर्ट्स में वो अपनी लड़कियों को भेजना चाहते हैं, क्योंकि उनको एक उम्मीद दिखाई देती है कि लड़कियां सक्सेसफुल हो सकते हैं स्पोर्ट्स में भी। तो ये हमारी सोचने में परिवर्तन लाती है। जो जो टीवी है, टेलीविज़न है, इसका प्रारंभिक रूप था टेलीवाइज़र और ये बनाया था एल बेर्ड ने जॉन एल बेर्ड। 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के आ जाने से पत्रकारिता की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया था, यानी कि पहले तो हाथ से
लिखा जाता था। लेकिन अब 1940 के दशक में क्या आ गया, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। जो कार्टून्स होते हैं वो मोस्टली ऑफ जापान जापान और यूएसए, अमेरिका और जापान में बनाए जाते हैं। संतुलित रिपोर्ट कैसी होती है, किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है। पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। यानी कि हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है। कोई भी एक पहलू या एक व्यक्ति या एक समूह की तरफ से जो जो इस चीज़ को वो सच मानते हैं, सिर्फ उसको नहीं बल्कि सभी व्यक्तियों या समूहों के दृष्टिकोण को रखा जाता है। और जो पाठक हैं, जो उनको पे ये थोपा नहीं जाता, उनको फोर्स नहीं किया जाता कि इस बात को सच मानो। वो अपनी ओपिनियन बिल्ड करने के लिए वो उनको फ्रीडम दी जाती है। स्वतंत्र संचार माध्यम, समाचारों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित न करे तो वो स्वतंत्र रह सकते हैं। समाचार का विवरण देने में कोई भी उन्हें निर्देशित न करे, यानी कि उनको डायरेक्शन ना दे कि उसमें क्या इंक्लूड किया जा सकता है और क्या नहीं। यानी कि निष्पक्ष रूप से जो खबरें हैं वो छापी जाएं। सेंसरशिप, ये समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित यानी रेस्ट्रिक्ट करती है। और 1975 से 77 तक, 1975 टू 77, जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी, इसमें किसी घटना की खबर छपने से रोकना इसमें शामिल था। संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण होता है। संचार माध्यम हमारे विचारों को निर्मित करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। और जो संचार माध्यम है उन पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का, यानी कि जो बिजनेसमैन हैं उनका कंट्रोल होता है। वे किसी विषय पर जन समर्थन बढ़ाना चाहते हैं तो मुद्दे के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। अब एक ये खबर लहरिया है, ये यूपी के चित्रकूट जिले की 8 दलित महिलाओं द्वारा हर 15 दिन में निकाला जाता है। ये एक न्यूज़पेपर है और ये स्थानीय बुंदेली भाषा में लिखित है। और दलित स्त्रियों के प्रति हिंसा, पॉलिटिकल करेक्शन से रिलेटेड रिपोर्ट खबर लहरिया में छापी जाती हैं यूपी के चित्रकूट जिले में। हमारा 7th चैप्टर, व्यापारी वस्तु के उत्पादक व उपभोक्ता यानी कि प्रोड्यूसर व कंज्यूमर के बीच में होता है व्यापारी। खुदरा या फुटकर व्यापारी, ये व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का अंतिम व्यापारी होता है, जो कि अंततः वस्तुएं कंज्यूमर को बेचता है। थोक का मीनिंग होता है बहुत बड़ी मात्रा में खरीदना व बेचना। SDG 12, सतत विकास लक्ष्य 12, जिम्मेदारी से उपभोग व उत्पादन। जिम्मेदारी से उपभोग व उत्पादन। हमारा 8th चैप्टर शुरू होता है। कुरनूल है, ये है आंध्र प्रदेश में। डोडे यानी कि जिनमें रुई भरी होती है, एक साथ चटक कर नहीं खुलते। कपास की खेती में निवेश यानी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। पावरलूम का मीनिंग होता है बिजली चालित करगे। तमिलनाडु का इरोड है, जो एक शहर इरोड, इसका कपड़ा बाजार है वो संसार के विशाल बाजारों में से एक है। अब ये एक व्यवस्था है, दादन व्यवस्था, दादन सिस्टम। इसमें बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार किया करना होता था। जो ऑर्डर मिलते हैं उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देता है। और इसको, दादन व्यवस्था को पुटिंग आउट सिस्टम भी कहते हैं। पुटिंग आउट, व्यापारी है वो बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं। बुनकर सरकारी सहकारी संस्थाएं, इस
जो पहले जो दादन व्यवस्था थी, पुटिंग आउट सिस्टम था, इसमें व्यापारी की भूमिका बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जो अभी नई बुनकर सहकारी संस्थाएं बनी, इन्होंने व्यापारी की भूमिका को समाप्त कर दिया और तमिलनाडु में निशुल्क गणवेश योजना शुरू हुई थी। विदेशी व्यवसायी ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया और जो वस्त्र निर्यातक का लाभ है वो मध्यम श्रेणी को मिला। वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगार यानी कि वर्कर मुश्किल से केवल अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति लायक ही कमा सके। अब हम जानते हैं अपना SDG 8 जो है उचित कार्य व आर्थिक वृद्धि। जो जीनिंग मिल है यानी फैक्ट्री है, यहाँ पे रुई के गोलों से बीज अलग किए जाते हैं और रुई को दबाकर गट्ठर बनाए जाते हैं जो धागा बनाने के लिए बेच दिए जाते हैं। 8th चैप्टर कंप्लीट। 9th चैप्टर स्टार्ट करते हैं। SDG 1 है वो है गरीबी का अंत करना। SDG 2 है भुखमरी को समाप्त करना। SDG 1 है गरीबी को का अंत करना। धर्म, जाति, लिंग ये असमानता के आधार हैं। SDG 10 है असमानता को को कम करना। SDG 1 है गरीबी का अंत करना और SDG 10 है असमानता को कम करना। तवा मत्स्य संघ है एक, वो है मध्य प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार 48.5% महिलाएं हैं, 14.2% मुसलमान हैं, 16.6% दलित हैं और 8.6% आदिवासी हैं। जंगल के बड़े क्षेत्रों को जानवरों के लिए अभयारण्य घोषित या बड़े बांधों का निर्माण से विस्थापन हुआ है। अभी एक तवा मत्स्य संघ के बारे में जानते हैं। ये मछुआरों की सहकारी समिति का संघ है। सतपुड़ा के जंगलों से विस्थापित लोगों के राइट्स के लिए संघर्षरत है। छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से निकलने वाली तवा नदी होशंगाबाद में नर्मदा से मिलने के लिए बैतूल आती है। ये इसकी डायरेक्शन है। तवा नदी पर बांध का निर्माण तवा नदी पर बांध का निर्माण है जो वो 1958 में आरंभ हो गए। 20 साल बाद 1978 में पूर्ण हुआ और इसमें जंगल व जो कृषि भूमि है वो बांध में डूब गई। विस्थापितों ने मछली पकड़ने का व्यवसाय आरंभ किया। 1994 में सरकार ने तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया। कब? 1994 में। उत्तराखंड में एक बांध है जिसका नाम है टिहरी बांध। 1996 में MP गवर्नमेंट ने तवा बांध के जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकार है वो यहाँ के विस्थापितों को ही दे दिया। जो तवा मत्स्य संघ है उसको 5 वर्ष का पट्टा यानी लीज मछली पकड़ने का दिया गया। 2 जनवरी 1997 को 23 गांवों तवा क्षेत्र के 33 गांवों को के लिए नया साल जारी रहा। 2 जनवरी 1997 की जो नया साल है उसे ईयर्थ में शुरू हुआ। आजीविका का अधिकार मिलने से लोग अच्छे प्रबंधन के गुणों का परिचय देते हैं। समता का मूल्य लोकतंत्र के केंद्र में है। लोकतंत्र की चुनौतियां हेल्थ सर्विसेज। लोकतंत्र की कुछ चुनौतियां हैं जैसे फर्स्ट है हेल्थ सर्विसेज का निजीकरण, संचार के माध्यमों मीडिया पर व्यावसायिक घरानों का दबाव, महिलाओं के श्रम को कम मूल्य देना,
कपास किसानों की कम आय। 2001 में लखनऊ में महिलाओं के साथ हिंसा का विरोध किया गया। तो फ्रेंड्स, ये हमारी 7th क्लास की एनसीईआरटी हुई कंप्लीट। थैंक यू सो मच।